ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा बटेंगे तो कटेंगे की। जी हां, इस नारे ने एक बार फिर एंट्री मार दी है। बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे। अब जब चुनाव आएगा, जैसा पिछले साल महाराष्ट्र का चुनाव आया, लोकसभा में मुंह की खाने के बाद बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी, 240 सीटें ली, सरकार भी बन गई, लेकिन मुंह की खानी पड़ी कहां पर? जहां सबसे बड़ा हिंदुत्व का प्रयोग किया था, राम मंदिर बनने लगा था, योगी आदित्यनाथ थे वहां पर मुख्यमंत्री, 29 सीटों का नुकसान हुआ। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने नारा इजाद किया, बटेंगे तो कटेंगे। और इसकी गूंज हमें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, तमाम चुनावों में यह गूंज सुनाई दी। और अब बिहार के चुनाव सर पर हैं, चुनावी घोषणा हो चुकी है, सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वही चिर परिचित अंदाज, वही पुराना राग, वही रणनीति 80-20 करने के लिए उतर गए हैं क्या योगी आदित्यनाथ? स्टार कैंपेनर होने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा किसी को भी नहीं है, ना होना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। तो वो यही ताल ठोकेंगे क्या कि जाति से ऊपर उठो? तो ये बात तो नीतीश कुमार को बता देनी चाहिए। उन्होंने अति पिछड़ा एक वोट बैंक बना रखा है। फिर क्या सलाह देंगे चिराग पासवान को, या जीतन राम मांझी को, या उपेंद्र कुशवाहा को, या खुद अपनी पार्टी को? किसी भी चुनाव में हमने कितने अति पिछड़ों को, कितने पिछड़ों को, कितने सवर्णों को, कितने दलितों को वोट दिया, यह पूरा आंकड़ा बताया जाता है। प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताते हैं। सबसे ज्यादा पिछड़ों को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया जी, पिछली दफा 29 थे। यह जातिवादी राजनीति नहीं है क्या? और जात से ऊपर उठना ही है, और यह अपने आप में बहुत नेक ख्याल है। एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, यह भी नारा दिया गया था, नेक ख्याल है। जाति मिटा देनी चाहिए हमेशा के लिए इस धरती से और भारत से, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी। तो फिर ये दलितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रायबरेली में किसे मार दिया जाता है, कोई आईपीएस खुदकुशी कर लेता है, और सनातन धर्म के सम्मान में या उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। एक सिरफिरा 71 साल का वकील वो जूता उछाल देता है देश के मुख्य न्यायाधीश पर। और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के एक सांसद विधायक के साथ मारपीट की जाती है और गलत किया जाता है, सख्त कार्रवाई वहां होनी चाहिए, तो हल्ला काट देती है बीजेपी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक दिया जाए 18 घंटे बाद तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो जाति पर वार भी होगा, दलित के साथ अत्याचार भी होगा। ये दो धाराएं एक साथ कैसे चलेंगी, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बटेंगे तो कटेंगे नारे ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी एंट्री मार दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है, इन विधानसभा चुनाव में कम से कम 20 रैलियां करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और इन रैलियों में से ज्यादातर रैलियां उत्तर बिहार और मध्य बिहार में होंगी, जहां पर मुसलमानों का ठीक ठाक अनुपात है। 17.7% आबादी है मुसलमानों की, यानी 80-20 का खेल खुल्लम खुल्ला फिर से होगा, जैसा हमने होता देखा महाराष्ट्र में भी, झारखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में। पर इसकी जरूरत, इसकी नौबत क्यों आ रही है?
ये अपने आप में अहम सवाल है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो बीजेपी की राजनीति है, पर बिहार में क्यों? क्योंकि बिहार में दरअसल बिग ब्रदर की भूमिका में नीतीश कुमार रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी वो कह रही है कि ये नीतीश की सरकार है, बागडोर उनके हाथ में है, सांप्रदायिक सौहार्द है, बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती। एनडीए में ही अलग अलग सुर और स्वर। सुनिए। केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर को संभाला है, तब से सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को स्थापित किया है। सभी जाति धर्म के लोग समन्वय के साथ रहते हैं, अपना काम करते हैं, सबको छूट है। कोई माहौल बिगाड़ता है, उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का शासन है। तो यहां पर दाहिने और बाएं हाथ के बीच में ही समन्वय, वो कदम ताल होती नहीं दिख रही है, या ये गुड कॉप बैड कॉप होगा। आपको महाराष्ट्र के चुनाव में भी ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने, एनसीपी के अजित पवार ने कहा कि नहीं नहीं ये बटेंगे कटेंगे, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, लेकिन चलाया। तो यही काम क्या बिहार में भी होने वाला है? और अगर जातिवादी राजनीति से ऊपर उठना ये नेक ख्याल है, तो ये सलाह नीतीश कुमार को भी दे दें। अति पिछड़ा वोट बैंक बड़ा वोट बैंक बना डाला नीतीश कुमार ने। 36% है जातिगत जनगणना में, ईबीसी का आंकड़ा जो आया 36%। या चिराग पासवान, पासवानों की राजनीति करते हैं, वो 5.3% पासवान है। मुसाहर दलित 3% हैं। जीतन राम मांझी इन्हीं की बिना पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। और 4.25%, 4.27% कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनके बड़े नेता बनने की ताल ठोकते हैं। और बिहार तक क्यों जाएं, उत्तर प्रदेश की बात करें, संजय निषाद वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो तो निषादों की राजनीति करते हैं, राजभर की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, वो पटेलों की राजनीति करती हैं। आप करें तो सही। दूसरी जगह जहां आपको मंडल की राजनीति के खिलाफ कमंडल को खड़ा करना होता है, तो बटेंगे कटेंगे याद आ जाता है, और वही काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्या? पर इसमें फिर एक सवाल आ जाता है कि जाति से अगर हमें ऊपर उठना है, और उठना चाहिए, तो ये जब जाति पर वार कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? और ये बीजेपी शासित राज्यों में कुछ ज्यादा होता दिखाई दे रहा है क्या? अभी ताजा मसला तो हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की तथाकथित खुदकुशी का है। वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने आरोप क्या लगाए डीजीपी से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स पर, कि मुझे दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा सालों साल तक। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी गई मुझे, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट, ऐसे पदों पर मुझे बिठाया गया जो था ही नहीं पद। मेरे रुतबे, मेरे ओहदे के हिसाब से गाड़ी नहीं दी गई। मुझे मेरे पिता जब अंतिम सांसें ले रहे थे, बीमार थे, छुट्टी नहीं दी गई। आखिरी बार अपने पिता को नहीं देख पाया मैं, गोली मार ली। पत्नी भी आईएएस है, वो एफआईआर अब दर्ज करा रही हैं। 6 अफसरों के खिलाफ नामजद एफआईआर हो गई है। पर ये इतने सालों तक दलित पर अत्याचार कैसे होता रहा, क्यों होता रहा? 2014 से तो वहां पर लगातार बीजेपी की सरकार है। या खुद अपने सूबे में
रायबरेली में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दलित था वो, इसलिए मार दिया गया। कांग्रेस तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा तक मांग रही है, वो उनकी राजनीति है। पर ये अत्याचारों में कमी क्यों नहीं आ रही? कहीं आगरा में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा दलित को, किसी को मूछें नहीं रखने दी जाएंगी। और तो और देश की सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर आसीन मुख्य न्यायाधीश भारत के गवाई साहब, एक सिरफिरा कहने को वकील, जूता उछाल देता है कि सनातन का अपमान कर दिया, और मुंह पर ताले लग जाते हैं सत्ता के। प्रधानमंत्री भी 18 घंटे बाद प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई उस सिरफिरे आदमी के खिलाफ। गवाई साहब ने चलिए दरियादिली दिखाई, मुख्य न्यायाधीश ने, कि मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं दर्ज। पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वो कह रहे हैं एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। तो इतनी चुप्पी क्यों है भाई? इतनी खामोशी क्यों है? जाति पर वार करना है तो दलित पर अत्याचार भी तो बंद करने होंगे ना। ये दोनों चीजें साथ कैसे चल सकती हैं? या 80-20 करना है? ये तो हिंदू मुसलमान करना है और इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ते रहना है। असल मुद्दे उसमें गौण हो जाएंगे, चर्चा का वक्त ही नहीं रह जाएगा। ऐसे ही बेसिर पैर के मुद्दे सुर्खियां बटोरते रहेंगे और चर्चाएं चलती रहेंगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे। और जाति पर वार, दलित पर अत्याचार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर रतनलाल, उदयवीर सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कंचना यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी की, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और राजीव रंजन मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जो सत्ता की अगुवाई कर रही है बिहार में फिलहाल। और राजीव रंजन, आप ही से शुरू करूंगा। जेडीयू तो बिना लाग लपेट कह रही है ये बटने और कटने की पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है बिहार में, पर योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। देखिए जी, तो वो आएंगे, वो तो 20 रैली करेंगे, तो बिहार में आके वो कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और आप ये कहते रहेंगे नहीं नहीं जगह नहीं है। दोनों चीजें होंगी, या उन्हें रोकेंगे? संदीप जी, देखिए संदीप जी, हमारा गठबंधन एनडीए के साथ पिछले 20 वर्षों में सत्ता में 17 वर्षों का और संघर्ष में लगभग 8 वर्षों का है। और दोनों ही पार्टियों के कई सवालों पर उनकी प्राथमिकताएं, उनकी प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो बिहार के मौलिक सवाल हैं उन सवालों को हम मानते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनका समाधान कैसे ढूंढा जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज को दरअसल बांट रहे हैं, ये कहकर बटेंगे तो कटेंगे, दरअसल बांट रहे हैं। वैसे कह रहे हैं कि बटेंगे तो हम कटेंगे। देखिए, विकास परक एजेंडे पर बिहार का चुनाव होगा, और जो एक असाधारण जो हम कह सकते हैं स्थितियाँ बिहार की बनी हैं, जहाँ कल हम थे और आज जहाँ हैं, और निसंदेह अगर 2025 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो 2025 से 30 बिहार के लिए विकसित राज्य बनने की संभावनाओं आप अपना ऐतराज दर्ज कराएंगे। ऐसी राजनीति सभी दलों के, ऐसी राजनीति की आपकी विचारधारा में तो कोई जगह नहीं है। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं राजीव जी। देखिए, निसंदेह मैंने तो आपको पहले भी कहा कि एक अलायंस में अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लीडर्स के अलग अलग बयान हो सकते हैं,
लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी ने बराबर एक संतुलन साधा और जो जनता के सरोकार रोक के तो सकते सवाल हैं ना, ऐतराज तो वो दर्ज करा हमारी सकते हैं प्राथमिकताएं कि योगी रही हैं। आदित्यनाथ जी आइए, बिहार में आइए, कैंपेन करिए, रैलियां करिए, पर ये बटेंगे कटेंगे मत करिए, इतना तो कह ही सकते हैं। देखिए, मतदाता परिपक्व है और बिहार का जो कायाकल्प हुआ है, बिहार की जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लगातार जो बड़े काम हुए हैं, चुनाव उसी पर बिहार में होने जा रहा है। विपक्ष को भी अपने बयानों में, अपनी घोषणाओं में विकास को लेकर के ही बहुत कुछ कहना पड़ रहा है। जो कल तक विपक्ष तो जो भी कहे, जंगल राज अभी के तो पोषक सत्ता थे, पक्ष की जो बात हो, 80-20 खुलकर कर रहे MOI हैं की ना, बात करते थे। खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी नहीं, मैंने आदित्यनाथ। क्या कहा, देखिए, ये नीतीश कुमार जी के कार्यशैली का ही असर है कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी विकास पर ही बातें रख रही हैं और विकास को लेकर के ही वो अपनी तमाम घोषणाएं कर रही हैं। नहीं, अब पर कोई ये बिहार अपने में ट्राइड एंड टेस्टेड MOI फॉर्मूले पर या जा रहे हैं आज ना। कल का कहने MOI को आज का बीजेपी महिला और युवा हो गया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जो होता है, मार्च 2025 में इसी साल सौगाते मोदी कैंपेन भी लॉन्च किया, अप्रैल 2025 में इसी साल पसमानदाओं के लिए वक्फ चेतना अभियान चलाया, पर दरअसल ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। गलत कह रहा हूं क्या राजीव जी? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई, बिहार में नीतीश कुमार जी ने तो जो बदनुमा दाग बिहार के सांप्रदायिक सद्भावना की परंपरा पर रहा है, वो भागलपुर का दंगा है। लालू जी की सरकार बनी, देखिए, आप इन सरकारों के कार्यकाल को खंगालिए, दंगे के मुख्य आरोपी को किस तरह राजकीय संरक्षण में सम्मानित किया गया, चांदी का मुकुट पहनाया गया। नीतीश कुमार जी आए, बंद मामले खोले गए, जेल की सलाखों के पीछे तमाम दंगाई भेजे गए और बाजाप्ता उनको 1984 के सिख दंगों के तर्ज पर कमीशन नियुक्त करके पेंशन भी दिया गया। जो भी प्रभावित परिवार थे उनके तो पुनर्वास अभी के वही प्रबंध जो किए। पुराने जख्म है उनको कब्रिस्तान की कुरेदना घेराबंदी जरूरी से है, लेकर आपसी थोड़ा सा सौहार्द बिगाड़ना जरूरी है ना, उसी में 80-20 हो पाएगा। और आप गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहेंगे, आप समझाते रहेंगे हम ये राजनीति नहीं करते, और योगी आदित्यनाथ करते रहेंगे। वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही सुविधाजनक राजनीति हो रही है एनडीए नहीं, में। मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े नेताओं में एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अपनी एक लोकप्रियता है, देशव्यापी उनकी स्वीकार्यता है। अन्य कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह से लेकर कई ऐसे नेता जिनको जनता सुनती है। योगी जी को भी सुनने वाले लोग होंगे, लेकिन बिहार का विमर्श विकास पर केंद्रित है और विकास को लेकर के ही आप नेताओं के बयान, चाहे नहीं, वो आप पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, राजीव जी उन्हें बुरा ना रोजगार पर मानिएगा, बोलना होता आप है। भी जनाब थोड़े बदले उन्हें- बदले नजर आते हैं। आपका मतलब आप भी, नीतीश कुमार भी, जो नीतीश खुलकर कहते थे तिलक भी लगाना होगा, टोपी भी पहननी होगी, जमा खां उनको टोपी पहना रहे थे, नहीं टोपी पहनी। जिस बात पर रिश्तों में खलिश आ गई थी नीतीश मैंने कुमार और आपको- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब नजरअंदाज की जा रही हैं बातें। देखिए, हमें गर्व है राज्य में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक और सीधे तौर पर मैं कहूँगा मुसलमान कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। उन्होंने दिन रात एक किया है पार्टी के लिए, और नीतीश कुमार जी के सेक्युलर छवि पर अल्पसंख्यकों का जो भरोसा है वो आपको इस चुनाव में भी दिखेगा। अगर हमने उन्हें दंगा मुक्त प्रदेश दिया, राज्य में कभी 80-20 कर्फ्यू करके नहीं तो लगा, आपसे कभी दूर कोई कर रहे हैं दंगा नहीं मुसलमानों हुआ। को ये योगी असाधारण आदित्यनाथ। उपलब्धियां हैं। वो दोस्ती थोड़ा निभा रहे हैं, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, आपके बिहार- वोट को छिटका रहे हैं। बिहार की जो गंगा जमनी नहीं, बिहार की जो गंगा जमनी तहजीब है, गठबंधन राजनीति को भी वो समझते हैं और नीतीश कुमार जी के चेहरे को भी पहचानते हैं। निसंदेह नीतीश कुमार जी का चेहरा आज भी राज्य में सबसे बड़ा है और रचनात्मक जो तो चलिए चिंतन देखते हैं है, नीतीश जो कुमार सोच भी है, इन्हें जो विचार है, रोकेंगे जो नहीं समाजवादी रोकेंगे। दृष्टिकोण की अवधारणा है, लेकिन उसी पर अगर आप भी एक मिनट कंचना,
अगर आप राजनीति करेंगे जाति की, एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, जी 14%, 14.5% यादव वोट बैंक है, 17.5% मुस्लिम वोट बैंक है, 31% वोट बैंक, उसी को ही आधार बनाकर राजनीति चमकाएंगे तो दूसरा तो पलटवार करेगा ही। संदीप जी, मेरा तो एक सीधा सा सवाल है कि आखिर में ठाकुर और ब्राह्मण अगर इन जातियों को देख ले तो इनका 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 80-90% वोट। क्या इनको कोई कहता है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी है? हमें लेबल किया जाता है एमवाई की पार्टी है। और कैसा बटोगे तो कटोगे, ये तो एक तो गैर संवैधानिक एक नारा है जो अपने मुंह से निकालते हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो तो इस पर विरोध करते हैं। क्यों नहीं मोदी जी खुलकर बोलते हैं? और जहां तक जदयू के प्रवक्ता जो है वो इतिहास निकाल रहे हैं दूसरे को, इनका बस अपना साल भर का इतिहास निकालना चाहिए। साल भर के इतिहास में यही गिरिराज सिंह जी हैं जो हलाल और झटका और पता नहीं क्या क्या किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कुछ कर लिए। और यही बिहार में ही होली के दिन बाहर मत निकलिए घर से, होली के दिन घर में रहिए। मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। यादव और मुसलमानों और कुशवाहों को काम नहीं करूंगा क्योंकि हमें इन्होंने वोट नहीं किया। जिस तरीके के बयानबाजी, जाति आधारित बयानबाजी बिहार में हुआ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, क्या नीतीश कुमार जी ने पलट कर इन पर कोई कार्रवाई किया? और नहीं किया तो सेकुलर छवि जो आप कह रहे हैं ना राजीव जी, सेकुलर छवि बची नहीं है नीतीश कुमार जी की, जैसा आप दावा करते होंगे होगा किसी जमाने में। लेकिन साल भर में उन्होंने कैसा क्या कोई कार्रवाई किया इस तरह के बयानों को देने वाले? और जहां तक बात योगी आदित्यनाथ की है, इनसे बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता। इनके आप पुलिस फोर्स में चले जाइए, इनके आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, इनके आप तमाम जो कुलपति जो बनाए गए उन पर चले जाइए, सब के सब आपको एक ही जाति का मिलेंगे। और सिर्फ एक तो ये आप लोगों से ही आप लोगों ने एक नजीर पेश की थी लालू यादव, लालू राज में और मुलायम अखिलेश राज में यादवों की बल्ले बल्ले हो गई। अब आपको ठाकुर दिख रहे हैं, ठाकुर राज दिख रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। वह भी तो सामने आ गया। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ ना, कितने यादव? 14% अगर यादव हैं नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में संदीप जी, 1.4% भी यादव नहीं है। पूरा आंकड़ा आज सामने है। उत्तर प्रदेश में जो झूठा परोसा गया, इनके द्वारा झूठी बातें कही गई कि 46 में से 56 यादव एसडीएम हो गए, लेकिन सामने तो नहीं आया। आज लेकर आए फर्जी प्रोपेगेंडा बनाने में, इनसे माहिर और कोई हो नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता है। जो एक ठाकुर आदेश देता है मानने के लिए, ठाकुर ही जो है वो जांच करता है। एसटीएफ में भी ठाकुर ही होता है, हर जगह ठाकुर होता है। जो धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाता हो, जो जाति के आधार पर अत्याचार करता हो, ऐसा व्यक्ति अगर बोलेगा सिर्फ और चुनाव में आकर कि बटोगे और कटोगे, और बिहार में आकर, बिहार में तो ये नहीं चलेगा। नहीं, समाज को बांटकर ही आप अपनी राजनीति चमकाते हैं, इस बात से इनकार कर सकती हैं कि कंचना, आप समाज को बांटकर, जातियों के आधार पर बांटकर वही राजनीति कर रहे हैं ना। जाति से क्या ऊपर नहीं उठना चाहिए? जाति के आधार पर हम नहीं बांटते हैं, जाति के आधार पर हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, जाति के आधार पर बांटना और जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देना। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और इसलिए हम जातिगत सर्वे की बात करते हैं। जातिगत सर्वे की हमने बात किया, जनगणना का बात किया, तो क्या बोले मोदी जी कि जातियों के आधार पर हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, और बाद में फिर पलट गए। अब नहीं होगा, जातियों के आधार पर बटेगा नहीं। तो इनके ही कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बातों में। हमने हमेशा ये आपका वैलिड पॉइंट है। एक सेकंड प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, हम जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार क्यों हो गई? प्रधानमंत्री अपनी जाति क्यों बताते हैं? आप ये बताते क्यों नहीं थकते हैं कि जी पिछली सरकार में हमारे 29 कैबिनेट मंत्री, 29 मंत्री वो पिछड़ी जाति से थे? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो है वो सामाजिक समरसता के लिए काम करती है, सेवा के लिए काम करती है। अच्छा, तो विकासी मॉडल है, विकासी मुद्दा है और विकासी एजेंडा है। तो उसी में बटेंगे तो कटेंगे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, ये 80-20 का नहीं है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं है। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से चुने हुए दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, अनेक बार सांसद रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में रामपुर क्षेत्र को ले लीजिए या कहीं भी सर्वाधिक मत
उसी 20% के लोगों यानी अल्पसंख्यक समाज की बहनों के दिए हुए मत से प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। अब ये तो आप अपना दावा करते रहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते रहिए, कहां से आंकड़ा लेकर आए हैं? आप आंकड़ा, अरे आप कैसी बातें आप कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूं। वही तो मैं आपको बता रहा हूं। बताइए ना, सोर्स समेत बता दीजिए। आप तो उस पर भी सवाल खड़ा कर देंगे कि अरे भाई ये तो सब उनके हाथ सर्वाधिक न्याय के लिए कौन जाता है? कौन जाता है? तो मुस्लिम महिलाएं गोरखपुर में जाती हैं। कौन जाता है? तो मुस्लिम भाई जाते हैं। ये किसको एक रहने की सलाह दे रहे हैं, हिंदुओं को कि मुसलमानों को भी एक रहने के लिए कह रहे हैं? वही बात अब मैं बता रहा हूं। हाँ। जिस तरह से घोर निराशा, हताशा और समाज को तोड़ने के लिए अंतिम सांस लेते हुए बिहार में परिवारवाद से निकले हुए दो राजकुमार अलग अलग के नारे दे रहे हैं, और ये जो खंचना जी बता रही हैं इतिहास भूगोल, अरे बिहार का इतिहास भूगोल तो ये जो अभी राजीव रंजन जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कटने बटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगी, ये गलत कह रहे हैं। बिल्कुल बिहार में, देश में नहीं चलेगी। तो क्यों चला रहे हैं फिर? ये नारा क्यों देते घूमेंगे? और देना शुरू कर दिया है फिर से, बचेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे। नहीं संदीप जी फिर समझने की जरूरत है। ये छद्म जो सेकुलर जो चेहरा मुखौटा ओढ़े हैं, इनसे बचने की बात हो रही है। अच्छा, इनसे बचने की बात हो रही है, इसीलिए हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया, हत्या कर दी गई, क्योंकि वो वाल्मीकि था, वो दलित था, रायबरेली में गांधी जयंती के ही दिन। संदीप जी, इस तरह के किसी भी कृत्य का कोई समर्थन नहीं करता। समाज उसके इस कृत्य की घोर निंदा करती, सरकार कर रही है, कार्रवाई हो रहा है, उचित कार्रवाई हो रहा है, और जैसे कि कोई बचेगा नहीं। देश के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर एक सिरफिरा जूता फेंकता है, हो गई एफआईआर, देखिए हो गई कार्रवाई। देखिए संदीप जी, आपके शब्द बड़े अच्छे हैं यहाँ पर। वो वास्तव में सिरफिरा है, वास्तव में सिरफिरा है। तो सिरफिरा ने जब किया है, उसको जेल में डालना चाहिए ना। बिल्कुल दंड मिलेगा उसे। कहां? एफआईआर तक नहीं हुई, दंड मिलेगा। चुप्पी क्यों साधे बैठी है पूरी बीजेपी? प्रधानमंत्री ने भी 18 घंटे बाद ट्वीट किया। दंड मिलना तय है संदीप। कब मिलेगा? एफआईआर तो हुई नहीं। देश जानता है। वो रामदास आठवले कहते घूम रहे हैं कि भाई एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर ही नहीं होके दे रही। होनी चाहिए, होगी। कब होगी? दंड उसे मिलेगा, वो कायदे से नहीं रहेगा, वो एकदम दायरे में आएगा। गलत सिरफिरा है, उसका इलाज होना तय। एक मिनट विजय त्रिवेदी से पूछ लूं। विजय त्रिवेदी, मतलब कब होगी एफआईआर के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है? देखिए सर, ये तो 0 एफआईआर, पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है। भाई गवई साहब ने दरियादिली दिखा दी, आप नजरअंदाज कर देंगे? देश का प्रशासन, शासन व्यवस्था इस बात को नजरअंदाज कैसे कर सकती है कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर कोई जुर्रत कर सकता है? गवई साहब जो कर रहे हैं, यह दुस्साहस किया जा सकता है कि जूता उछाला जाए। बिल्कुल ठीक बात है। गवई साहब ने जो किया वो ठीक है, उनका वो उनका निजी अख्तियार है, उनका निजी। और फिर मैं कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उसकी कंडेम किया, भले ही देर से किया जल्दी, जो आप कह रहे हैं, कंडेम कर दिया, सीजीआई से बात कर ली, उसके बाद भी सरकार की तरफ से किसी ने कोई एफआईआर की है? कोई पार्टी की तरफ से कोई बात हुई है? पश्चिम बंगाल में जो हुआ सांसद और विधायक के साथ बीजेपी के, बिल्कुल गलत हुआ। वहां पर एफआईआर की आप मांग कर देते हो, आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर देते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग तो उसमें समर्थन के लिए आ गए हैं। अभी सौरभ जी तो खैर बात कह रहे हैं कि सिरफिरा है, लेकिन बहुत सारे लोग तो आपके मित्र लोग हैं, वो समर्थन में भी हैं उनके। हाँ, कि सनातन के सम्मान के लिए हम ऐसे करते रहेंगे। जो सनातन के अपमान की बात करते हैं, वो सनातन समझते हैं कि नहीं समझते? सनातन में जितना विरोध की जगह है, सबको बात रखने की जगह है, उसके बाद सनातन में फिर तो चारवाक को तो जिंदा ही नहीं रखते आप। कबीर का क्या होता यदि सनातन? विवेकानंद का क्या होता? दयानंद का क्या होता? हाँ, स्वामी दयानंद का क्या होता? तो सनातन का अपमान जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है वो सनातन तो एक बार पढ़ लें, सनातन तो समझ लें कि सनातन क्या, कि सनातन में हर एक को अपनी बात कहने समझ। और ये सिर्फ गवई साहब की बात नहीं है, ये वाई पूरण कुमार जो आईपीएस हैं, जिन्होंने खुद को गोली मार ली, सौरभ मालवीय है, वो कह रहे हैं सालों से हरियाणा में दलित होने की कीमत चुका रहा था। नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट पे मुझे पोस्टिंग की जा रही थी, मेरे ओहदे के हिसाब से मुझे गाड़ी नहीं मिलती थी, पिता मर रहे थे, मुझे छुट्टी नहीं दी गई। चलिए एफआईआर तो हुई है, पर यह व्यवस्था क्या बताती है? जाति पर वार कर रहे हैं, दलित पर अत्याचार भी होगा।
देखिए संदीप जी, ये बहुत ही पीड़ादायी बात है, बहुत ही, ये जो उनके साथ हुआ है उस परिवार के प्रति सरकार, समाज और हम सब सारे लोग खड़े हैं और इसकी इंक्वायरी हो रही है। इसके जड़ में क्या तो था, योगी कारण आदित्यनाथ क्या- को अपने सहयोगी नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार को यह बताना चाहिए ना कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, आप करिए अपनी व्यवस्था दुरुस्त। ये सलाह देनी नहीं। चाहिए ना नायब सिंह सैनी को, योगी आदित्यनाथ को। देखिए संदीप जी, आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले नायक हैं। आदित्यनाथ जी इस प्रदेश में सबकी सुरक्षा की गारंटी लेने का नाम है। उत्तर प्रदेश को दंगे से बचाने वाले, आग से जलने वाले उत्तर प्रदेश को बचाने वाले और विकसित मॉडल देने वाले एक मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उनकी या बात हिंदू को मुसलमान यहाँ से के न बीच जोड़ा। जो नफरत की आग फैल चुकी है और वो कड़वी हकीकत है, उसमें आग में घी डाल रहे हैं योगी या आदित्यनाथ। भी या मेरे 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 आंकड़ा को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वर्ग से पूछिए, अल्पसंख्यक वर्ग से पूछिए और वो सबसे अंतिम समाज के वर्ग से पूछिए। हर आदमी कहता है, हर आदमी बोलता है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा ठीक हो। है, उत्तर प्रदेश उदयवीर सिंह से इस बात की तस्दीक करा लेते हैं। उदयवीर सिंह यहां पर ताल ठोक रहे हैं। सौरभ मालवीय की मुसलमानों से पूछ लो, आखिरी पायदान पर खड़े, हाशिए पर पड़े व्यक्ति से पूछ लो, उनको योगी आदित्यनाथ जैसा ही नेतृत्व चाहिए। इनसे पहले भाजपा के विधायकों से पूछ लो। एक मंत्री पीजीआई में पड़ा है, उसका बेटा बयान दे रहा है कि हमको इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझे ब्रेन हेमरेज मतलब हो गया। इधर लखीमपुर में विधायक जी पिटे हुए घूम रहे हैं सदन के अंदर। तो जिस तरह की गुंडागर्दी, तानाशाही और गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक भाषा सदन के अंदर और सदन के बाहर बोली जा रही है और काम हो रहे हैं, वो तो ऐतिहासिक है। इस तरह का तो कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। इस तरह का तो कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं जो सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोले और जब उससे कहा जाए कि कहाँ है लिस्ट तो दे ही ना, सदन के अंदर रखे ही ना। अब कभी संविधान निर्माताओं ने यह थोड़े सोचा था कि ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे जो सदन में खड़े होकर झूठ बोलेंगे और नेता विरोधी दल कहेगा कि एक सूची दीजिए जो कह रहे हैं, तो दे नहीं पाएंगे कि कहाँ है 56 में 46 एसडीएम। ऐसे लोग स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे कि वो लोग मुख्यमंत्री से कह नहीं पाएंगे कि आपने जो बोला है उसे सामने रखिए या अपना शब्द वापस लीजिए। संदीप जी, समस्या बिहार और यूपी की समझ लीजिए। यूपी के अंदर कट्टरपंथियों के हाथ में नेतृत्व है और सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो लोग उनके साथ हैं वो कुर्सी पाने के लिए केवल कुर्सी चिपक के बैठे हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं कर पाते, इसलिए मीडिया में कह के चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी प्यारी है, सामाजिक न्याय उन्होंने मतलब यहाँ पर एक विरोधाभास भी हो रहा है। मैं एक सेकंड जो ये पॉइंट आपने रेज किया उदयवीर, मैंने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, बिहार से मुझे जीतन मांझी का तो जिक्र कर दिया। सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में जातिवादी मानसिकता से अगर इतनी परेशानी है योगी आदित्यनाथ को, तो डॉक्टर संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर अनुप्रिया पटेल के साथ हाथ क्यों मिलाए घूम रहे हैं? वो तो अपने निषाद समाज या राजभर समाज या पटेल समाज की ही बिना पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। मैं उसी बारे में बोल रहा था। मैं कह रहा हूं यूपी के पिछड़ा वर्ग से आने वाले, सामाजिक न्याय की मांग करने वाले निषाद, राजभर, इन सबका समर्थन का दावा करने वालों ने जनता में सामाजिक न्याय की बात की है और सरकार से जब कुर्सी पाई तो सामाजिक न्याय के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया क्योंकि बीजेपी उनसे समझौता करने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने उनकी राजनीतिक कीमत कुर्सी के रूप में दी है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार और कुछ लोग हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कट्टरपंथी जो भाजपा है वो बहुत दिन से ये नेतृत्व छीनना चाहती है। और आप जानते हैं कि अंदरूनी लड़ाई इस बात की भी है कि नीतीश कुमार अपने अंत पर हैं। बहुत सारे लोग उनकी प्रशासनिक क्षमता, ये मंडल और कमंडल की लड़ाई है। ये कट्टरपंथी भाजपा चाहती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगे बढ़ के कट्टरपंथी आधार पे 80-20 की राजनीति को बढ़ा के, चाहे भले ही तेजस्वी सरकार में आ जाए, विपक्ष या तेजस्वी के विरोध की राजनीति पूरी भाजपा के हाथ में चली जाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ को ऐसी पिच पे उतारा जा रहा है कि जेडीयू के लोग जवाब न दे पाए और जेडीयू के लोग की हिम्मत नहीं है। पर आप सुविधा की राजनीति करते हैं क्या? अभी कल ही मायावती,
एक सेकंड उदयवीर भाई, मायावती सार्वजनिक मंच से बोली कि अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो ना उन्हें कांशीराम याद आते हैं, ना ही पीडीए सत्ता से बाहर होने के बाद याद आता है। उन्होंने तो बल्कि भूरी भूरी प्रशंसा कर दी योगी आदित्यनाथ की कि आप सुविधा की राजनीति करते हैं, पीडीए पीडीए करेंगे, जब सत्ता में आते हैं तब याद नहीं आते ये लोग। मायावती जी ने कल अपने भाषण में समाजवादी पार्टी के बारे में वो शिकायतें की जो 2017 से पहले थी, 12 से पहले थी, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में प्रतिद्वंद्विता थी। 17 में हम लोग साथ आना शुरू हुए, 18 में, 19 में हमने गठबंधन किया, पुरानी बातों को सबको भूला, हमने अपनी राजनीति और दोनों की बहुजन और पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ाया। पूरा प्रदेश जानता है जब जब भाजपा संकट में आती है तो पता नहीं कौन सा बटन दबाया जाता है दिल्ली से कि बहन जी का सुर बदल जाता है। 24 के फाइल खोलने की धमकी मिल जाती है क्या? उनके भतीजे आकाश आनंद जी ने कट्टर तरीके से बुराई की भाजपा की, उनको तुरंत चुनाव से विड्रॉ किया गया। तो बहुजन समाज पार्टी के पास कोई भी शिकायत नहीं है, जब से हम और वो साथ आए तब से कोई काम हुआ हो। वो इतिहास के पन्नों में भाजपा के दबाव के चलते कुछ बातें कह रही हैं, ये भाजपा का बसपा का नेतृत्व और कार्यकर्ता भी जानता है, समाजवादी भी जानती है, और पर ये राजनीति का, चुनावी राजनीति का खाका सेट हो गया है क्या आने वाले सालों दशकों के लिए उदयवीर की? बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे, ये चलेगा? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की मजबूरी है कि विकास की लाइन उनके हाथ में नहीं है, उनकी रेखा ही नहीं है विकास करने वाली। वो विनाश कर सकते हैं, किसी का घर तोड़ सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं, लोगों को गाली दे सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा संस्मरण याद करके दिखाइए जब उन्होंने किसी का सम्मान किया हो, कोई सकारात्मक काम किया हो। तो उन्होंने ऐसी ही राजनीति की है, वैसे ही जनता उन्हें चुने जा रही है, दूसरी बार भी चुन दिया और लगातार नहीं चुन दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ने 17 में कम हुआ, 19 में बढ़ा, 22 में बढ़ा, 22 में उतना नहीं बढ़ पाया था कि वो सत्ता से बाहर चले जाएं। हम 47 से 125 पे गए थे। लोकसभा चुनाव में हमने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, और आप विश्वास रखिए इसी तरह योगी आदित्यनाथ विकास को छोड़ के लोगों को लड़ाने में, विकास के साथ देखिए ये जाति, ये कड़वी हकीकत तो है ही राजीव रंजन जी, और बिहार की राजनीति में, इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। लेकिन फिर ये अगर जाति विहीन समाज की हमें परिकल्पना भी करनी है तो फिर चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे राजनेताओं या ऐसी पार्टियों की तो फिर कोई जगह नहीं होनी चाहिए राजनीति में, अगर हम फेस वैल्यू पर लें योगी आदित्यनाथ की बातों को। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जी इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक दल के सर्वमान्य नेता हैं। गठबंधन ने उन्हें बराबर अपना अभिभावक माना, लेकिन गठबंधन के बाकी राजनीतिक दलों की बात अगर हम करें तो चाहे वो महागठबंधन हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जातियों की आकांक्षाएं, सामाजिक समूहों के साथ जो किसी दल विशेष का जो जुड़ाव होता है, ये एक वास्तविकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बिहार की राजनीति में विकास एक महत्वपूर्ण कारक बनकर के उभरा, मैंने उसका श्रेय नीतीश कुमार जी को दिया कि जब 2005 में आए, उन्होंने जो भी बातें कही सेंट्रल असिस्टेंस को लेकर के, गाडगिल फार्मूला को लेकर के, वो तमाम उन मुद्दों पर, सेंट्रल टैक्सेज में हिस्सेदारी को लेकर के, जो सीडी तो आप कह रहे हैं विकास है मुद्दा है, पर यहाँ पर हमारे दर्शक हैं बरेली वासी, वो कह रहे हैं नेता वोटों को जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे तो सत्ता की मलाई कैसे चाटेंगे? जायज सवाल है। अब देखिए, जातियां कहीं ना कहीं इस राज्य और इस देश की, केवल बिहार की बात लोग क्यों करते हैं? मैंने तो उत्तर प्रदेश को भी देखा, मैंने हरियाणा को भी देखा, आपका विश्लेषण भी देखा, महाराष्ट्र से लेकर के देश का कोई राज्य, दक्षिण भारत के राज्यों में भी, कर्नाटक में वोकालिगा, लिंगायत, ये तमाम, कहीं पर कम्मा, कहीं रेड्डी, ये तमाम तरह के जो समूह हैं, ये एक सच्चाई है। इस देश में
जो बहुजातीय जो व्यवस्था है उसको नकारा नहीं जा सकता। इनके और बीच जो संतुलन समानता साधना है जाति और के चलते, विकास की समान रोशनी व्यवस्था के कैसे सब तक चलते पहुंचे। जो लोग सालों से हाशिए पर पड़े हैं, ये एक कड़वी हकीकत है, इसे आपने खुद भी भोगा है प्रोफेसर रतन लाल। पर ये जाति पर वार और ये इस परिकल्पना में तो आपको आपत्ति नहीं होगी कि जाति विहीन समाज बन जाए, सब बराबर हो, पर उस बराबरी की अगर बात की जाए, वो विमर्श छेड़ा जा रहा है, तो ये दलितों पर अत्याचार कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आरएसएस बीजेपी के लोग सामाजिक समरसता की बात करेंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे। देखिए, जाति और धर्म तो है और रहेगा, इसका खत्म हो जाने का यह मतलब है कि कानून और प्रशासन दोनों की नजर में समान माना जाए, किसी जाति समुदाय के साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन क्या ये आरएसएस जिसकी विचारधारा, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि अंत में बोल रहा हूं, क्या आप 10-11 साल से देख रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, जातिवाद का नंगा नाच दिखा सकता हूं विश्वविद्यालयों में, आंकड़े सब आ गए हैं ऑलरेडी, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर खुद प्रस्तुत कर चुका है क्या क्या हो रहा है, कि आरएसएस और बीजेपी कभी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की बात नहीं करेगी, कभी भेदभाव खत्म करने की बात नहीं करेगी। ये सिर्फ एक जगह नमक परस्त रहे हैं, वो अंग्रेजों के नमक परस्त रहे हैं कि वहां पे जो नमक खाया उसका गुण गाया, पेंशन भी लिया। आरएसएस के फिलॉसफी को समझे बगैर बीजेपी के रणनीति को हम नहीं समझ पाएंगे। आरएसएस बाबा साहब और नेहरू दोनों के पुतले फूके थे और संविधान लागू होते ही नकार दिया था कि हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। आप देखेंगे कि किस्तों में आरएसएस बीजेपी इस मनुस्मृति को लागू कर रही है। यहाँ पे आप थाने में जाइए, थाने का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि एट्रोसिटीज के आंकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, जितने बीजेपी रूल स्टेट है उसमें जो है भद्दा सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। मजाक ही नहीं प्रोफेसर रतन, ये 6 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश गवई पर जूता फेंका जाता है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसी पे आ रहा हूं। ये पूरा सनातन के नाम पर टेररिस्ट को पाल रहे इस देश में, और सिर्फ चीफ जस्टिस एक खाली इंडिविजुअल नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है। वो इंडियन स्टेट के अगेंस्ट वॉर था, इट इज वॉर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन रिपब्लिक। लेकिन ये संघी लोग, खाली भाजपाई लोग, ये खाली मुंह गाल बजाएंगे, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आखिर गोडसे को गांधी ने माफ किया था, तब भी स्टेट ने मुकदमा चलाया, पर इसमें आपको अपने गिरबान में भी तो झांकना पड़ेगा ना प्रोफेसर रतन लाल। मंडल कमीशन, ये मंडल कमंडल की लड़ाई मैंने इसीलिए पूछा, मंडल आयोग कब आया था, और वो पूरे 80 के दशक जब आपकी सरकारें थी, वो कहां किस दराज में वो फाइल बंद कर दी गई थी। मंडल तो अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए वीपी सिंह को मजबूरन लागू करना पड़ा। ये सारी लड़ाई मजबूरी की ही उत्पत्ति है। जवाब, जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है वो मजबूरी थी। मंडल कमीशन, एक मिनट, संदीप साहब सुन लीजिए, मंडल कमीशन 2 किसने लाया था? अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और ये दूसरा क्रांति था कि शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। ये बता दें कि कोई भी कमीशन आया हो ओबीसी के लिए, पिछड़ा के नाम पे तो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस आप ले आए। एक मिनट सुनिए ना प्रोफेसर रतन, वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ले आए, उसी के ही नतीजे आपने जारी नहीं किए, वो आज तक बंद है। फिर आप कहेंगे ये आरएसएस का एजेंडा, बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। आपने कौन सी करा ली थी? नहीं, सब सुविधा की राजनीति कर रहे हैं दरअसल। कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी हुआ अफर्मेटिव, एक भी अफर्मेटिव एक्शन बता दे कि आरएसएस बीजेपी सरकार ने की है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। और बिहार की जो बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो बात कर रहे हैं, खुद जातिवादी नहीं सांप्रदायिक भी है। इनका निशाना नीतीश कुमार पर है, इनका निशाना चिराग पासवान पे है, इनका निशाना जो है वो मांझी पे है। ये महाराष्ट्र रिपीट करेंगे, उसमें से आधा तो इनके पेरोल पे पहले से उनको निगलना चाहते हैं। ये तो पहले जेडीयू और चिराग पासवान और मांझी तय कर लें कि इशारा किस तरफ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। एक तरफ कहा जाएगा जाति की बात नहीं होनी चाहिए, एक तरफ विशुद्ध जाति का भी खेल होगा। जी, जाति और संप्रदाय दोनों का। आप उत्तर प्रदेश का, चाहे यूनिवर्सिटी का, पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जितने इंस्टीट्यूशन है उसके आंकड़े खाली निकलवा लीजिए उनसे। कितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसको हिंदू दलित कहते हैं, जो पिछड़े कहते हैं हिंदू, कितने प्रिंसिपल है, कितने प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर है, इनका आंकड़ा ये बता दें। नहीं बताएंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए तुम हिंदू हो।
उसके बाद नहीं, वो तो पीटने के पिछड़ा लिए आयोग जाति बना के नाम था, पर ये पीटते बात हैं आप और सही हिंदू कह रहे हैं। fictitious जी हिंदू रोहिणी बना के। आयोग बना, उस आयोग की क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कुछ उसने पाया, कुछ बातें लीक हुई, बस वो चली, वो भी दब गई, वो सार्वजनिक ही नहीं हुई अभी तक रिपोर्ट। वो भी दब गई। नहीं, मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए ही कोई तीसरा कमीशन लाया हो? सबसे ज्यादा हकमारी हो रही अगर दलित हिंदू की, ओबीसी हिंदू की, तो कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है यहाँ पर। ये तो बहुत लाल लाल आंख दिखाते थे ना कि हम पीओ को ले लेंगे। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान को बांट के 2 देश बना दिया, पीओ के ले पाया आज तक? खाली गाल बजाते हैं। यहाँ खाली देश में पोलराइजेशन करके और एजेंडा चला रहे हैं मनुस्मृति का। मनुस्मृति में तो ये दरअसल, ठीक है, मैं समझ गया प्रोफेसर साहब आपकी बात। शिक्षा बर्बाद हो रहा है। विजय, ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई, ये वही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हर विधानसभा में जो एक नैरेटिव, एक विमर्श छेड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू बनाम मुसलमान, वही है ये कड़ी वही है, और कुछ तो नहीं, इसमें कुछ और नहीं है। और जैसे राजीव रंजन जी कह रहे थे, तो उनको तो याद होना चाहिए, नीतीश कुमार जी तो इतने मतलब अपने कमिटमेंट वाले लोगों में से रहे हैं। ध्यान होगा कि वो हाथ छुड़ा कर आ गए थे 2013 में पंजाब से, और आज वो योगी जी को नहीं रोक सकते। हाँ। लेकिन सबके हाल वही है। प्रोफेसर रतन लाल को आपने सवाल किया कि भाई 2011 में जो रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, सोशो इकोनॉमिक वो नहीं आया। लेकिन अभी कर्नाटक में क्या किया आपने? कर्नाटक में जो रिपोर्ट बनाई थी, क्या उसको कर दिया सार्वजनिक? तो वहां पर भी वो कि भैया तेलंगाना में कर दिया क्या? तो सभी राजनीतिक दलों का हाल वही चल रहा है, और इसको जब बटेंगे कटेंगे करना है, तो राजीव रंजन जी कहें कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं। हम कैसे कहें? दोनों काम चलेंगे, दोनों धाराएं चलेंगी। तो वो गुड कॉप बैड कॉप है कि संदीप जी जब बोले तो कहे थे कि हम इसके साथ नहीं हैं। और नहीं, योगी आदित्यनाथ ही ये साफ कर दें, भाई अगर आपको जाति से ऊपर उठना है, सबसे पहले नायब सिंह सैनी को ही समझा दें। नायब सिंह सैनी को समझा, पूरी व्यवस्था, मतलब इट इज शॉकिंग। सर हरियाणा में जो हुआ वो तो बहुत शॉकिंग है। उसके मतलब कोई आईपीएस अधिकारी दलित होने, उसको नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट पे भेजा जा रहा है, और उसको गाड़ी नहीं दी जा रही, उसको अपने मरते हुए पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। चिंता इसलिए हो रही है कि आईपीएस एक मतलब बहुत पावरफुल पोस्ट है। कोई दलित छोटा होता तो उसके साथ जो झगड़ा है उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आज आईपीएस के साथ भी इस तरह से हो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम किस तरह से जी रहे हैं और किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? असली बात तो ये है ना। ये तो बस राजनीतिक कहीं नुकसान ना हो, ये दलित की बात को लेकर विपक्ष ज्यादा हमलावर ना हो, तो अब वो 6 अफसरों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए। गहरी चुप्पी मुझे दिखाई देती है कि जब दलित के अत्याचार की बात हो तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने इलाके में, वो आज हरियाणा में हो रहा है तो इतनी बात हो रही है, किसी और राज्य में होगा, कांग्रेस की सरकार होगी और अपोजिशन किसी पार्टी की कहीं सरकार होगी, वहाँ पर भी सब जगह वही हो रहा है। लेकिन वाई पूरन कुमार की चिंता मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि वो एक पावरफुल पोजीशन वाले दलित के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है। पर ये संदेश देखिए, राजनीति में हमेशा हमला किया जाता है, भाई एमवाई समीकरण है या जातीय गठबंधन जो है उनको साध रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, हमला करेंगे। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक है, पर उस हमले में वो दरअसल चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को असहज करेंगे बिहार में। और बिहार को छोड़िए, उनको तो पहले यूपी तो अपने काबू में रखना है। सर असहज कैसे यूपी कर रहे हैं? में ये डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये कहां जाएंगे? वो सारी पार्टियां तो उनके साथ है ना भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू कर दिया ना, शासनादेश लागू हो गया था 21 सितंबर को, जिसमें आप जाति के आधार पर तो रैली भी नहीं कर सकते, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई जुर्म दर्ज नहीं होगा। क्या करेंगे संजय निषाद? वो तो रो रहे थे उस दिन मेरे कार्यक्रम में कि हमारी राजनीति का क्या होगा और ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, पर अभी वापस ले लिया क्या वो आदेश? मैं ये कह रहा हूँ वो सारे दल तो उनके साथ है ना। आप जितने छोटे दल हों, जितनी छोटी जातियों के समाज के लोग हों, वो सब आज सरकार में रहने के लिए जरूरी है उनके पास। तो ये लड़ाई अलग अलग तरीके से, बस वो गुड कॉप बैड कॉप, अभी वो मजबूरी में रह रहे हैं, क्या वो रास्ता भी खोजने लगे हैं, विकल्प तलाशने लगे हैं? नहीं, वो रास्ता विकल्प तो वो तलाशेंगे जब सत्ता कहीं पर किसी और के पास होगी तो वो विकल्प तलाश लेंगे। वो ऐसे नहीं जाने वाले हैं कहीं पर, जब तक सरकार है तो उसी के साथ। वो भी इस राजनीति के दोषी हैं। वो भी दोषी हैं, 100% दोषी हैं। वही तो, बल्कि वो तो चाहते ही हैं कि इस तरह की राजनीति चलती रहे, उनका जो हिस्सा है वो बना रहे, बरकरार रहे, और सब बड़े राजनीतिक दल उन छोटे राजनीतिक दलों के साथ चल रहे। वो इंडिया गठबंधन में भी वैसा का वैसा ही हो रहा है। वहाँ पर किस किस तरह के जो छोटे दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जातीय आधार पर। अभी देखिए एक और बयान आ गया है देश के गृह मंत्री का,
अमित शाह कह रहे हैं देश में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण बढ़ रही है। देश में मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को ही मिलना चाहिए। तो ये घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठ, ये तो यही बात है कि घुसपैठ रोकेगा कौन? 11 साल से आप सरकार में हैं, तो ये घुसपैठ अगर हुई है, बढ़ गई है। पाकिस्तान से भी कह रहे हैं घुसपैठ हो रही है। अभी तक तो हम बांग्लादेश की घुसपैठ की बात सुनते थे, पाकिस्तान से भी घुसपैठ होके मतलब पूरे राजस्थान में, आप तो वहां से आते हैं, राजस्थान में मुसलमान आकर बसने लगे हैं। सीमावर्ती इलाके तो वही हुए ना, या गुजरात में सर क्रीक के रास्ते से आ रहे हैं, या पंजाब में आ रहे हैं। तो ये वही 80-20 एंडोर्स कर रहे हैं गृह मंत्री भी योगी आदित्यनाथ के नारे को। वही चल रहा है ना। नहीं, यदि एंडोर्स नहीं कर रहे होते तो वो तो योगी जी को भी कह सकते हैं ना, वो बड़े नेता हैं, केंद्र के नेता हैं। अगर वो उसको एंडोर्स नहीं भी हो रही है तो उसको आगे मंडल बनाम कमंडल की ये राजनीति है। इसे साथ साथ कदमताल कहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की बात कहेंगे, या समाज को बांटना है, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। मूल मंत्र सिर्फ यही रह गया है क्या? आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।